बेटा आप जरा एकदम से शांत हो जाओ थोड़ी देर। लक्ष्य, बस बेटा। देखो, मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू किया था, तो इस चैप्टर में हम स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो कुल कितने हिस्सों में डिवाइडेड थी? कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में पैसा आएगा प्लस जाएगा माइनस, कोई इशू नहीं है उसमें। फाइनेंसिंग में पैसा आएगा प्लस जाएगा माइनस, कोई इशू नहीं। पर ऑपरेटिंग में हर चीज हमें अपोजिट दिख रही थी। भाई इनकम हम माइनस कर रहे थे, एक्सपेंस ऐड। तो मुझे आज इस चीज का कारण बताना था, रीजन देना था। तो एक बार मैं फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चार्ट बना रहा हूं और यहां से उसका रीजन बताना शुरू करूंगा। तो अगर मैं बना रहा हूं केवल क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टेबल, तो ध्यान होगा इसे दो हिस्सों में बांटा था। सबसे पहले क्या लिखते थे हम? प्रॉफिट एज पर P&L सरप्लस या स्टेटमेंट। ठीक है, उसके अंदर हम ऐड करते थे तीन चीजें। प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसे मैंने टैक्स मेड लिखवाया था। डिविडेंड मेड, मेड का मतलब होता है डिक्लेयर। और ट्रांसफर टू रिजर्व। वीडियो चालू कर ली थी? तो यहां से निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर मैंने इसमें प्लस करवाया था नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कुछ ऐसा ही था फॉर्मेट, कुछ और था। फिर इसमें हमने माइनस किया था नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां से निकल कर आया था कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल। कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर इसमें हमने ऐड किया था इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। इसमें से माइनस करवाया था इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अभी तक मैंने कितनी क्लास ली है इसकी? दो, तीसरी है ना ये। और लास्ट में हमने लेस किया था टैक्स पेड। लास्ट में क्या लेस किया था? टैक्स पेड। तो ऐसे निकल कर आया था फाइनली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, अब मुझे आज इसका रीजन बताना। बेटा पेन उठा के दो, पैर में आएंगे। तो इसका रीजन बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं और फिर उसके बाद मैं इसका रीजन समझाऊंगा बेटा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेसिकली 90% बिजनेसों में क्या है, सेल्स है, प्लस अदर इनकम। अदर इनकम में जैसे रेंट रिसीव, जैसे डिविडेंड रिसीव, जैसे कमीशन, अब अगर कोई एक्रूड है तो वो क्या होगा, एक्रूड इनकम ऐड करते थे, ध्यान होगा थोड़ा बहुत 12th का 11th का, वैसे तो मैं खुद ही लिख के दे रहा हूं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे मैंने कुछ इनकम लिख दी यहां पर एज ए एग्जाम्पल। ये निकल कर आता था मेरा टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम। फिर इसमें से हम लेस करते थे एक्सपेंसेस। ये एक इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे सैलरी, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बाहर जाके माइनस, क्यों खर्चे माइनस कर रहा हूं। जैसे पोस्टेज, जैसे डेप्रिसिएशन, ये कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ, जैसे डिस्काउंट, जैसे गुडविल रिटन ऑफ। ये कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा अगर प्रीपेड है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहां तक सॉल्व करने पर क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या निकल कर आएगा। फिर इसमें से लेस करा हमने प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन हमेशा कौन से साल के लिए कहलाता है, करंट ईयर के लिए। निकल कर आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से हमने लेस किया डिविडेंड पेड, या लेस किया ट्रांसफर टू रिजर्व। निकल कर आया प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस प्रॉफिट, देखना यहां तक कवर हो रहा है, इसमें नहीं, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, इसके थ्रू मैं ये रीजन बताऊंगा। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट का नाम ध्यान से देखो क्या है। इसका नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यानी कि हमें वो कैश निकालना है जो कैश केवल रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। ठीक है, हमें गिवन क्या है एज ए क्वेश्चन, ये वाला प्रॉफिट। हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, इस प्रॉफिट से कर रहे हैं। तो हम वापस रिवर्स बैक जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। इसीलिए इस मेथड को नाम दिया गया था इनडायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं इस मेथड को क्या नाम दिया गया, इनडायरेक्ट मेथड। तो मुझे केवल वो प्रॉफिट चाहिए जो कैश में भी हो और जो ऑपरेटिंग भी हो।
तो मुझे क्या नहीं चाहिए? जो कैश में ना हो ऐसी कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, या जो ऑपरेटिंग ना हो ऐसी कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक प्लेट है, उसमें थोड़े से चावल हैं, भाई छोले के दाने पड़े हैं कच्चे रॉ, राजमा और दाल और चावल के दाने, ये सारी चीजें हैं। मुझे केवल चावल चाहिए अलग। क्या चाहिए मुझे? चावल। तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता, एक अलग से प्लेट ली और उसमें मैंने क्या करा, चावल चुन चुन के निकाल करके गिरना शुरू कर दिया। पर यह रास्ता शायद बड़ा मेहनती का काम है। क्यों? क्योंकि चावल के दाने ज्यादा छोटे होते हैं, उन्हें बीनने में टाइम ज्यादा लगेगा। पर क्या यह तरीका गलत है? यह भी एक तरीका है, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर कल आप लोग सीए पढ़ोगे और मुझसे पढ़ोगे तो भैया वहां मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाऊंगा या ग्रेजुएशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। एक और तरीका है, एक प्लेट ली, जो मुझे नहीं चाहिए उसे निकाल के बाहर फेंक दिया उस प्लेट में। मुझे राजमा चाहिए, नहीं, निकालो दूसरी प्लेट में गिर दो। मुझे क्या कहते हैं उसे, छोले चाहिए, नहीं, निकाल के दूसरी प्लेट में गिर दो। दाल चाहिए, नहीं, निकाल के दूसरी प्लेट में गिर दो। चावल चाहिए, हाँ, तो उसी प्लेट में पड़ा रहने दो, उसी प्लेट में पड़ा रहने दो। ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट। तो हम बेटा इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। अब यहां से हम रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉफिट से शुरुआत की, क्या इस प्रॉफिट में केवल कैश एक्सपेंस हैं या नॉन कैश एक्सपेंस भी कंसिडर हुए हैं? यहां से देखो ना, हुए हैं। क्या केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसिडर हुए हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंसिडर हुए हैं? तो इस प्रॉफिट को निकालने में कैश एक्सपेंस भी यूज हुए, नॉन कैश एक्सपेंस भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी। सेम कैश इनकम भी यूज हुई, नॉन कैश इनकम भी, ऑपरेटिंग इनकम भी यूज हुई और नॉन ऑपरेटिंग। और हमें केवल कौन सी इनकम चाहिए? ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग के साथ साथ क्या होनी चाहिए? कैश। तो कोई भी ऐसी इनकम या एक्सपेंस, इस थाली में सब कुछ मिक्स है, कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंस जो कैश और ऑपरेटिंग दोनों है, उसे पड़ा रहने दो, यानी उसे मत छेड़ो। और जो कैश नहीं है या ऑपरेटिंग नहीं है उसे निकाल के बाहर फेंक दो। अब बाहर कैसे निकाला जाता है मैथ्स में? रिवर्स करके। प्लस है तो माइनस है तो, बस 2 मिनट में सीख लेंगे। अब चलते हैं वापस। भाई जिनका संबंध शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन से हो वो बन गए फाइनेंसिंग, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग। जिनका संबंध नॉन करंट एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से हो, वो होते हैं इन्वेस्टिंग, यानी वो भी बन गए नॉन ऑपरेटिंग। और इनके अलावा बाकी सब ऑपरेटिंग। ठीक है, शुरू करें। हाँ भाई, रिजर्व का मतलब समझना है किसी को? लेट्स से ये मेरा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से मैंने 1000 रुपए निकाल के रख लिए कि भैया ये बिजनेस के अंदर दोबारा से काम आएंगे। ये 500 रुपए निकाल के रख दिए कि सरकार को टैक्स देना है, और ये 1000 रुपए मैंने, भैया जो बिजनेस के मालिक हैं ये उनके हो जाएंगे। मेरी जेब से कितने पैसे गए? अभी कहां गया? कुछ भी मेरे पास ही पड़ा है, बस अलग अलग जेब में रख दिया है मैंने। पड़ा तो सब मेरे पास ही है। क्या मेरे पास से कुछ गया है भी कैश? क्या कैश आया है? तो रिजर्व भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, रिमेंबर। ठीक है, रिजर्व क्या है बेटा? बस जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसको मैंने कागजों पे बांट लिया कि इस प्रॉफिट में से ये काम करूंगा, इतने प्रॉफिट का ये काम करूंगा, इतने प्रॉफिट का ये काम करूंगा। उसके लिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं किसी को। करें शुरुआत। हमने शुरुआत यहां से की, रिवर्स जा रहे हैं। अब मुझे केवल कौन से खर्चे चाहिए या कौन सी चीजें चाहिए? जो कैश भी होनी चाहिए प्लस, अब ट्रांसफर टू रिजर्व, कैश और नॉन कैश आइटम पहले रखना है या निकाल दो इस साली से बाहर? इनडायरेक्ट मेथड है, निकाल दो बाहर। पहले क्या हो चुका है? निकालना है, तो इसीलिए वो प्लस है। वापस चलते हैं। डिविडेंड पेड है तो कैश, पर डिविडेंड पेड का संबंध किससे है? शेयर से। तो ये ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग? कैश नहीं है तो भी हटा दो, और ऑपरेटिंग नहीं है तो भी हटा दो। तो चाहिए हटा दें, बाहर निकाल दें, हटा दें। वापस जा रहे हैं, पहले क्या हो चुका था?
इसलिए वो प्लस बैक हो रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का टैक्स, कैश एक्सपेंस है नॉन कैश? कैश एक्सपेंस ये कब बनेगा? तो इस साल के लिए क्या है, और हमें केवल कौन से एक्सपेंस चाहिए? तो वापस जा रहा हूं, क्या करूं? इसलिए अगर आपको कहीं आपके क्लास में रीजन सुनने को मिला हो तो मुझे बता देना, ठीक है? वापस चलते हैं, ये तो निकल के आया था, यहां भी पहुंच गया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ही पीबीटी से शुरू करें तो इन चीजों को रखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेड, पहले जज करो ये कैश है नॉन कैश है, फिर जज करो ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि इसका संबंध है शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन, है ना? तो ये फाइनेंसिंग है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग है। रखो, हटाऊं? पहले माइनस हो चुका है तो हटाना है, तो दैट्स व्हाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस हो रहे हैं, कैंसिल करने के लिए। समझ आ गया क्यों प्लस हो रहे हैं? वो दिख गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस। रीजन समझ आया? हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड में कुछ खर्चों को कैंसिल कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो क्योंकि खर्चे पहले माइनस हुए थे तो रिवर्स करना है, तो अब क्या करूंगा? प्लस करूंगा। टेलीफोन एक्सपेंस, कैश नॉन कैश, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। क्या इसका संबंध शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन से है? क्या इसका संबंध फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से है? तो ये ऑपरेटिंग भी है, कैश भी है। मुझे चाहिए तो पड़ा रहने दो, पड़ा तो है इसमें। मुझे जो नहीं चाहिए उसे निकालना है, तो इसको क्या करना है? इग्नोर। क्या करूं इसे? इलेक्ट्रिसिटी, कैश एक्सपेंस नॉन कैश, और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्यों है भाई? रीजन बताओ मुझे, नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? डिबेंचर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज, अच्छा शेयर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज। तू शेयर खरीदेगा तो शॉक देंगे तुझे, सक्सेना जी जैसा है यार, क्या बात करते हो बेटा? तो ये ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है, चाहिए पड़ा रहने दो। छेड़ना उन्हें है जिन्हें हमें वापस रिवर्स करना है। इंश्योरेंस, फिलहाल ब्लू पेन को इग्नोर करो, फिलहाल वापस तक चलो। इंश्योरेंस, कैश एक्सपेंस नॉन कैश, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, तो चाहिए, इग्नोर इट। गुडविल रिटन ऑफ, रिटन ऑफ जिसके साथ भी लग जाए दैट मींस वो एमोर्टाइजेशन हो रहा है, नॉन कैश है वो। और वैसे भी गुडविल अपने आप में खुद फिक्स्ड एसेट है। तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग भी है नॉन कैश भी है, कैसे ही पकड़ लो। रखो, हटाऊं? बेटा हमें केवल ऑपरेटिंग रखने हैं देवी जी, और ये है नॉन ऑपरेटिंग। तो क्या करें? हटाना है तो एड बैक। अब ध्यान करना, स्कूलों में जिन जिन के चैप्टर हुआ है शायद यही वो टर्म से जिन्हें उन्होंने प्लस में लिखवाया था, बस वहां लिखवा दिया था, मैं आपको रीजन के साथ बता दे रहा हूं। क्लियर है? फिर डिस्काउंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग। किसने कहा नॉन ऑपरेटिंग? भाई डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन में माल खरीदते हैं बेचते हैं तो डिस्काउंट लिया भी जाता है, दिया भी जाता है भाई। ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है, क्योंकि हमारे आने वाले पैसे को कम करता है। तो रखना है मुझे, क्या करूं? इग्नोर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ, नॉन कैश हो गया, हटाओ। क्या करें? तो मुझे दो खर्चे हटाने हैं, या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। कितने खर्चे हटाने हैं? दो, या तो नॉन कैश है या फिर, और क्या ऑपरेटिंग है क्या नॉन ऑपरेटिंग है, एक बार पहली वीडियो दोबारा देख लेना, उसमें मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पर ये नॉन कैश है, तो रखो, हटाऊं? तो क्या करना है? तो बस अब आप बताओ, आइटम याद करने की जरूरत है नहीं है ना कुछ भी। पोस्टेज, कैश एक्सपेंस नॉन कैश, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, तो रखो, हटाऊं? रखना है तो क्या करूं? कुछ नहीं, वो तो रखा हुआ है ही पहले से। सैलरी, तो इग्नोर करो, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये इनकम है, ये पहले क्या हो चुकी है? प्लस हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये किस एक्टिविटी की इनकम हुई? इन्वेस्टिंग की, तो दैट इज ये नॉन ऑपरेटिंग है।
और ये नॉन ऑपरेटिंग है तो रखो, हटा दो। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब रीजन समझ आ गया क्यों मैंने इनकम वहां माइनस कराई है। कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग, और कैश या नॉन कैश तो रखना है, छोड़ो। डिविडेंड रिसीव किससे संबंध है? इन्वेस्टिंग से, तो नॉन ऑपरेटिंग है, रखो, हटाओ। हटानी है तो क्या करूं? रेंट रिसीव। अब रेंट रिसीव में मैं दो रीजन दे रहा हूं, मुझे आपके स्कूल का नहीं पता, मुझे टीएस अग्रवाल जी का नहीं पता। देखो रेंट होता है दो तरीके से मिलता है हमें, एक रेंट मिलता है बाय लेटिंग और एक रेंट मिलता है बाय सबलेटिंग। अब दोनों में फर्क समझो। मेरा एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी है एक्स्ट्रा, मैं उसे रेंट पे उठा देता हूं, किराया आ रहा है। उस जो किराया है उसका इस कोचिंग से क्या मतलब है? वो मेरा फिक्स एसेट से कंसर्न है, फिक्स एसेट की वजह से आ रहा है मेरे पास किराया, तो उस केस में ये इन्वेस्टिंग की इनकम है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग। एक होता है सबलेटिंग। अब सबलेटिंग क्या है? मैंने ये वाला एरिया रूम या ये वाली बिल्डिंग किराए पे ली, इसमें है 3 कमरे, मेरे काम आ रहे हैं 2 कमरे, तो मैंने एक कमरा आगे पुष्पाल सर को किराए पे दे दिया। ऐसा बहुत जगह चलता है, नोएडा वगैरह में ये कल्चर बहुत है, आरडीसी में बहुत है ये कल्चर। तो भाई वो जो प्रथम वाला आ रहा था वो इसी बेस पे तो आ रहा था हमारे साथ उस वक्त, ठीक है ना। आरडीसी में भी ये कल्चर बहुत है, इसे कहते हैं सबलेटिंग। अब क्या ये जो रेंट मुझे मिल रहा है, क्या ये मुझे बिल्डिंग की वजह से मिल रहा है? बिल्डिंग मेरी है ही नहीं, ये रेंट मुझे मिल रहा है मेरे खर्चों की वजह से, तो ये मेरी क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग इनकम। क्या कहलाएगा? तो ध्यान देना, अगर केवल रेंट लिखा है तो हम मान रहे हैं वो लेटिंग है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट बाय सबलेटिंग लिखा है तो वो ऑपरेटिंग है। क्लियर है? श्योर? अब सेल्स ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, एक एग्जांपल लिखना भूल गया, परचेज। सेल तो नॉर्मली बिजनेस का रूटीन काम ही है यार, एक लिखना भूल गया जैसे परचेज। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग भी और कैश भी। तो ये क्लियर, ये क्लियर। अब ये क्लियर करना रह गया। हाँ हाँ, नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। अब बचा इसका रीजन। यार बेट थोड़ा सा पानी लाना कोई। ला। रख दियो। सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कमीशन रिसीव है 10,000, एक्रूड कमीशन है 5,000, ऐसे टोटल कमीशन इनकम है 15,000। ठीक है बेटा, इस 15,000 के हिसाब से, यहां तक के हिसाब से सोचो, क्या ये 15,000 रुपए मेरी ऑपरेटिंग इनकम है नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग है और कैश भी है, तो हमने इसे क्या कर दिया था? इग्नोर। पर अब जरा थोड़ा डीप जाओ, एक्चुअल में क्या 15,000 रुपए कैश इनकम है? केवल 10 कैश इनकम है, 5 तो नॉन कैश थी, और मैंने पूरे 15,000 रुपए स्किप कर दिए थे, तो कायदे में मुझे इस 5,000 को एडजस्ट करना चाहिए। अब ये कैश इनकम है नॉन कैश, हटानी है, क्या करूं? अब इसका दूसरा एंगल देखो, एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है, करंट लायबिलिटी करंट एसेट होता है, और जब जब एसेट बढ़ते हैं माइनस लिखवाया मैंने, क्यों? यही तो रीजन है कि अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कैश गया था वो कम गया, कम आया था कैश, ठीक है, जो कैश आया था वो कम आया था, तो ये 5,000 रुपए एडजस्ट करने हैं। क्लियर हो गया कि इंक्रीज इन करंट एसेट क्यों जुड़ रहा है? बेटा मैं यहां आपको डिक्रीज का एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा इसमें अभी। अब ऐसे ही लेट्स से ये सैलरी 12,000 और 3,000, ऐसे मैंने यहां पूरी 15,000 सैलरी लिख रखी है। अब ये बताओ, सैलरी इज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग?
और कैश नॉन कैश, तो आपने इस पूरे 15 को इग्नोर कर दिया था। पर ध्यान से सोचो तो कैश में तो केवल 12,000 सैलरी गई है यार, और हमने इग्नोर पूरे छोड़ कितने दिए? तो कायदे में ये 3,000 कैंसिल होने चाहिए नहीं? ये 3,000 भी पहले क्या हो चुके हैं? माइनस हो चुके हैं। तो इन्हें वापस कैंसिल करने के लिए क्या करूं? अब बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी को दिखाते हैं, इसीलिए करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस होता है। पूरा रीजन दिया है मैंने आपको, पूरा 100% रीजन दिया है, कंप्लीट रीजन, कि मैं जो कह रहा हूं मैंने ये नहीं कहा रट लो, मैंने आपको बिल्कुल ड्यू बताया बेटा रीजन क्या है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है 10, 2 प्रीपेड था, तो हमने यहां कितना दिखा रखा होगा? केवल 8 दिखाया होगा। अब हमने तो केवल 8,000 को कैश एक्सपेंस माना, एक्चुअल में कैश एक्सपेंस कितना था? तो 2,000 रुपए और माइनस होने चाहिए। और प्रीपेड एक्सपेंस किसे रिप्रेजेंट करता है? करंट एसेट को, तो इसीलिए जब करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस होता है। क्लियर है? एसेट बढ़ता है तो माइनस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी करंट एसेट बढ़ गया, 2,000 ये कहां जाएंगे? अगर 11th क्लास को सोचोगे तो इंश्योरेंस से लेस होंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे बेटा। ठीक है, ये कारण था। अब बचा लास्ट, टैक्स पेड। एक्चुअल में जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? जो करंट वाला या प्रीवियस वाला? और इसमें हमने कौन सा दिखा रखा है? करंट। तो करंट वाले को कैंसिल करा और प्रीवियस ईयर वाले को लेस करा, क्योंकि हमें पैसा जाना दिखाना है, ना कि खर्चा कितना है हमें वो दिखाना है। ठीक है, अरे मैंने इसमें 10,000 टैक्स दिखा रखा है जबकि एक्चुअल पेमेंट 8 की हुई है, तो 10 को कैंसिल करो और एक्चुअल पेमेंट को दिखाओ। ये इसका पूरा फुल रीजन था। अब बताओ किसी को इसमें कोई डाउट है? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रीजन जरूर बताऊंगा और मैंने आपको रीजन बताया। अब जब रीजन बताया है तो इसी के बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ऐसा देखो, आज मैंने ग्रुप पे 4 क्वेश्चन भेजे होंगे, 3 पे होमवर्क लिखा होगा, वो वाले छोड़ दो, और जिस पे होमवर्क नहीं लिखा वो क्वेश्चन खोलो। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सुनना चाहेंगे तो। अच्छा, जरूरी है कंपनी टैक्स देती है? ऐसा नहीं हो सकता टैक्स का पैसा वापस भी आ जाए। रिफंड ऑफ टैक्स होती है भाई साहब। क्या पता हमने जो टैक्स पहले साल दिया था वो ज्यादा पे कर दिया था और बनता कम था, क्योंकि टैक्स तो अंदाजे से दिया था, बाद में एनालाइज हुआ। तो अगर रिफंड ऑफ टैक्स मिल जाए तो क्या करेंगे यार? यहां पर आप टैक्स मेड ऐड कर रहे हैं ना, तो रिफंड मेड को लेस कर देना, और टैक्स पेड लेस कर रहे हो, रिफंड रिसीव को ऐड कर देना। रिफंड रिसीव को ऐड, जस्ट इसका अपोजिट ट्रीटमेंट हो गया। एक बात और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में केवल एक ही टैक्स दे रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है शॉर्ट, ठीक है, और एक ही टैक्स दे रखा है, टैक्स मेड या टैक्स पेड, केवल दोनों नहीं दे रखे, तो मेड है तो कहां लिखूं, और पेड है तो गलत, दोनों जगह। उसी को टैक्स मेड भी मानना है, उसी को पेड भी मानना है। अगर एक ही टैक्स के बिना क्वेश्चन में, तो वो टैक्स मेड भी है और वही टैक्स पेड भी है। टैक्स मेड मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई डाउट है? आराम से सोच लो। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा रहा हूं, ग्रुप पे खोलो, क्वेश्चन आया होगा, शायद इलस्ट्रेशन 8 है, शायद। ये तो होमवर्क वाली है यार। बाकी सब पे होमवर्क लिखा है। अरे 19 वाला होमवर्क है, 18 वाला खोलो, वो एक पेज पे होगा जो करें अब। हाँ जी, क्वेश्चन करने का तरीका, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। तो कहां से? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो नीचे सबसे एंड में क्या प्रॉफिट दे रखा है वो बता दो हमें। भाई साहब पता नहीं क्या पढ़ रहे हो यार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है भाई साहब, कितना?
अब सीधा ये दे दिया तो ऊपर की चीजें मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई। ठीक है, ऊपर की चीजें क्या हो गई, इररेलेवेंट हो गई। हालांकि मैंने मेन फॉर्मेट में यहां पे भी 2 लाइनें छुड़वाई होंगी। मैंने बोला था जो एडवांस क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं आएगा, पर एक लास्ट क्लास में मैं उसके बारे में बात कर लूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। करें शुरू अब, चलो उल्टा चलना शुरू करो। टोटल एक्सपेंस तो टोटल है, अदर एक्सपेंस के आगे कोई नोट है, गलत मिसप्रिंटेड है, नोट नंबर 5 है उसके आगे। देखो नीचे अदर एक्सपेंस का नोट होगा। अरे होगा यार, नीचे देख, कोई बुक मुझसे छूती नहीं है, मुझे ये भी पता है किसमें क्या मिसप्रिंटिंग है। दिख गया? अब उस अदर एक्सपेंस में बोलो क्या क्या गिवन है, एक एक करके जज करो। ऑफिस एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश, ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, दोनों पैरामीटर पूरे कर रहा है, छोड़ दो, खत्म करो इसे, स्किप करो। अगला नंबर सेलिंग एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश, ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, दोनों पैरामीटर पूरी कर रहा है, छोड़ो, स्किप करो। अगला नंबर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ। तो पहली बात तो रिटन ऑफ देखते ही ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ, ये नॉन कैश है, तो नॉन कैश एक्सपेंस कैंसिल करने हैं तो क्या करना पड़ता है, कर दो एड बैक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ। कितना, कोई डाउट इसमें? नोट खत्म, वापस आ जाओ इनकम स्टेटमेंट पे। यार जब नाम से पता लग रहा है डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, यानी नॉन कैश है, और नॉन कैश है तो भाई मैं ज्यादा नोट में घुसू ही क्यों, ये तो नॉन कैश ही रहेगा, सीधा ही उठा के रख देता हूं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मैं देख ही नहीं रहा क्या क्या लिखा है इसमें, कितना। और पीछे चलो, पीछे ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, रिवर्स जा रहा है, तो क्वेश्चन भी आप ऐसे ही पढ़ो। और पीछे चलो, नोट है इसमें कुछ, तो आ जाओ नोट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है करंट लायबिलिटी, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो पुरानी जीरो नई ये, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो यहां। अरे क्या करेगा, दोनों ही नॉन कैश हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों ही नॉन कैश होते हैं बेटा, एक साथ इसलिए लिख दिया। आउटस्टैंडिंग वेज कितना, और बढ़ो, सैलरी, सैलरी में क्या क्या है, तो सेम नॉन कैश हो गई, मतलब करंट लायबिलिटी हो गई कितनी, 40,000, और प्रीपेड सैलरी भी है, ये करंट एसेट हो गई। पता है ऐसा क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में इस तरीके से नहीं दे रखा जैसे इन्होंने दे रखा है, इसलिए मुझे टीएस ग्रेवाल बुक कम पसंद आती है। मतलब सीखने के लिए तो हर तरीके का करो ना यार, तुम्हें पता है कैसा आएगा। हाँ जी, ना ऐसा क्वेश्चन है, पर उसमें क्या कर रहा है वो साफ साफ अलग से बता देगा सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी, हम खुद नहीं जज करते उसमें, जैसे इसमें हम खुद सोच रहे हैं। आगे बढ़ो, अब देखो चेंज इन इन्वेंट्री में कोई वो है नोट, आ जाओ नोट पर। पहली बात तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट। ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग बढ़ रहा है कम हो रहा है, एसेट बढ़ता है तो माइनस करते हैं। अरे अभी तो बात करी थी भैया, स्टॉक एसेट है ना करंट, 1 लाख से 1,30,000 हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है, माइनस होता है। एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है, माइनस होता है। आगे बेटा सीधी सी बात है ना, करंट एसेट है ये, स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये बताओ ना क्वेश्चन पढ़ के मैं यहां से कैसे बताऊंगा, एसेट बढ़ता है तो प्लस या माइनस, तो माइनस में लिख दिया, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो, परचेज ऑपरेटिंग भी है कैश भी है, इग्नोर करो, और पीछे चलो,
अदर इनकम में कोई नोट, बोलो नोट में से। इन्वेस्टिंग यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस करो, कितना 30। और बढ़ो पीछे, इसमें और भी है कुछ अदर इनकम में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि बिल्डिंग क्या है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। कितनी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अक्रूड इनकम क्या होती है, करंट एसेट, तो यहां लिखो करंट एसेट है तो अक्रूड कमीशन कितना। और पीछे चलो बेटा, एक्रूड इनकम करंट एसेट होती है ना। एक बार चैप्टर 1 जो पढ़ाया था ना, हेड सब हेड पढ़ लो, मेरी बात मानो तो एक बार देख लो उसको, पढ़िया हो एग्जाम्पल उसके आगे आगे करो, पीछे चल। ये तो नेट सेल्स है, ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है। और पीछे चलो, बस खत्म कर देना, प्लस माइनस, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा घबराते हैं, बड़े क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सब करते हैं। तो मैंने आपको रीजन दे दिया, ठीक है। फॉर्मेट ऐसा क्यों है, ये इनडायरेक्ट मेथड की वजह से ऐसा है। डायरेक्ट मेथड होता तो मैं इनकम ही जोड़ता, पर कौन सी इनकम जोड़ता, जो कैश भी होती और ऑपरेटिंग भी होती। एक्सपेंस माइनस ही करता, कौन से एक्सपेंस, जो कैश भी होते और जो ऑपरेटिंग भी होती, ठीक है। होमवर्क में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों करके लाने हैं, ठीक जी। चलिए, और जिन बच्चों की वजह से